कोई नहीं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन जो डेवलप हुई है, जो भारत में निर्माण हुआ है, वह कौन सी है? तो देखो इसका नाम है जेम कोवैक्स। ठीक है, GEMCOVAC, ओम। अब इसके आगे जो ओम लिखा हुआ है दैट इज फॉर ओमिक्रॉन। ठीक है, जो नॉर्मल वैक्सीन है और mRNA वैक्सीन है, उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स होती हैं वो एक्टिवेटेड डोजेज होती हैं। एक्टिवेटेड डोजेज किसकी रहती हैं? वो जो भी ऑर्गेनिज्म में रहता है उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे वो बनाई जाती है। बट mRNA वैक्सीन जो है वो आरएनए जो होता है, mRNA, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके ऑर्गेनिज्म में से उसका एंटीडोट बनाया जाता है। और उस इसका फायदा ये है, mRNA वैक्सीन क्यों ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो कोरोना है या ये कोविड जो आया था या ओमिक्रॉन है, ये किसका वेरिएंट है? कोरोना का, कोविड-19 का। ठीक है, तो जो कोविड-19 है वो कैसा डिसीज है? किससे होता है कोरोना? वायरस से। तो mRNA वैक्सीन भी जो वायरल उसके वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वायरस के जो वेक्टर्स होते हैं उन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले इंडिजियसली कोई थी नहीं वैक्सीन। इंडिजियस मतलब स्वदेशी, जो हम ही ने बनाई है। बाकी जो बनी है वो कोलैबोरेशन अलग अलग, जैसे कि मॉडर्ना हो गया, या फिर रशिया की स्पुतनिक थी, ठीक है, फाइजर थी। तो ये कुछ कुछ वैक्सीन, सिनोवॉक, तो ये वैक्सीन क्या थी? फॉरेन्स के कोलैबोरेशन से बनी है। अब तक की हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है वो ये है। अब क्यों जरूरी है ये तो तुम्हें पता ही है। ओमिक्रॉन का जो वो है वायरस, अभी भी कहीं कहीं संक्रमण पाया जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज की प्रोफेसर को हो गया था, एंड शी सेड कि जो जो इस दौरान मेरे से मिलने आए हैं सब अपने आप को आइसोलेट कर लो, चेक करा लो एक बार। ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कि अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। मैं गई नहीं उनके पास, जो लोग गए थे उन्होंने ग्रुप में ऐसे मैसेज डाला, फिर मैंने याद किया मैं उनसे कितने दिन पहले मिली थी। तो ऐसे था। बाकी चलो नेक्स्ट। हाँ, तो किसने अप्रूव, कौन अप्रूव करता है हमारे यहाँ पे? अगर कोई वैक्सीन बन रही है तो कौन अप्रूव करता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब इसमें एक क्वेश्चन है, अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्यों इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी mRNA वैक्सीन है। अब तुम कैसे पता करोगे कौन सी mRNA है? तो उसमें ऑप्शन में दिए थे, एक तो ऑप्शन में दे रखा था बेटा सिनोवॉक, इंडिया वाली तो तब तक बनी नहीं थी। एक दिया था मॉडर्ना, मॉडर्ना भी तो थी। एक थी स्पुतनिक, और एक और थी, एक ऑप्शन मेरे दिमाग से निकल। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट, देखो यहाँ पर देखो, करेक्ट जो आंसर था इसमें, सही जो आंसर था वो क्या था? मॉडर्ना। ठीक है, 2023 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी mRNA वैक्सीन थी। ठीक है, तो जो भी चीजें चल रही हैं तुम लोग उसको तैयार करके जाया करो, कि जैसे कि जब भी आए तो तुम कर लो उसको। ठीक है, तो mRNA वैक्सीन मॉडर्ना, मॉडर्ना थी इनमें से। ऑप्शन में चार थे, एक मेरे दिमाग से निकल गया, फोर्थ ऑप्शन कौन सा था, बट सिनोवॉक, स्पुतनिक और मॉडर्ना, और एक और था, बट मॉडर्ना उसमें से mRNA वैक्सीन है। तो अब कल को ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोविड में कोवैक्सीन या कोविशील्ड या और अदर तीन चार ऑप्शन दे दे और ये जेम कोवैक दे दे, तो ये टिक लगाओगे कि ये mRNA वाली है और बाकी सब ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ये चीज। हाल ही में तलवारबाजी में किसने भारत को ऐतिहासिक पदक दिलाया? देखो, तलवारबाजी, अभी तक हमारे पास तलवारबाजी में कोई कोई पदक नहीं था।
तलवारबाजी में वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो अभी ये इंडियन फेंसिंग कंपटीशन, इंडियन नहीं, ये एशियन एशियन फेंसिंग कंपटीशन हुआ था, चैंपियनशिप ये हुई थी वूशी चाइना, वूशी, ठीक है। शी, ये लोग इसे शी पढ़ते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग दिस इज एस, ठीक है, वो इसे शी पढ़ते हैं। तो वूशी चाइना में, ठीक है। अब किसने जीता है? भवानी देवी ने। और कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल। देखो अब तक का पहला जो मेडल है किसी ने अगर जीता है इसमें, फेंसिंग में, तलवारबाजी में, तो ये इन्होंने जीता है। बहुत मुश्किल खेल है ये तलवारबाजी। शी secured a bronze medal in women's sabre event, ठीक है। इनको ब्रॉन्ज मिला है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में BWF सुपर 1000 टाइटल किसने जीता? तो ये पहले तो ये है क्या, BWF जो है 100,000 टाइटल, ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ठीक है। जैसे कि ये होते हैं ना ओपन्स इसके, लॉन टेनिस के, अभी हाल ही में ये ओपन हुआ है, कौन सा, फ्रेंच ओपन, जो नोवाक जोकोविच ने जीता है। सेम ऐसे ही इसके भी होते हैं चैंपियनशिप। एक तो होती है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, चाइना चैंपियनशिप, या चाइना ओपन, इंडोनेशिया ओपन और मलेशिया ओपन, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया ओपन में हमारे यहाँ के सात्विक राज हैं और चिराग शेट्टी, उन्होंने ये टाइटल जीता है, BWF सुपर 1000 टाइटल। और ये इंडिया का फर्स्ट एवर टाइटल है इस चैंपियनशिप में, सबसे पहले, मतलब फर्स्ट अभी यही जीते हैं दोनों, ठीक है। बस इनके नाम याद रखना और कहाँ हुआ था ये याद रखना, कहाँ पर हुआ था। BWF की फुल फॉर्म, BWF स्टैंड फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने सात्विक राज और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट देखो, कारेरी लेक कहाँ स्थित है? कारेरी लेक, देखो जो कारेरी लेक है वो कुम्हारवाल लेक भी इसे कहते हैं, कुम्हारवाल लेक। और ये काफी ऊंची जगह पर है। कौन सी रेंज में पड़ती है ये? धौलाधार रेंज में, धौलाधार, धौलाधार रेंज, ये पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। जैसे तुमने नाम नहीं सुने, पीर पंजाल या पीर पंजल रेंज, धौलाधार, काराकोरम, माउंटेन्स की रेंज है ये बेटा, जहाँ पे अलग अलग माउंटेन्स है। जैसे कि जो कश्मीर की पोजीशन है वो काराकोरम में है, पीर पंजाल और काराकोरम में, ये धौलाधार रेंज में है उत्तराखंड। और ये हिमालय भी डिवीजन है हिमालयाज का भी। हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक है? देखो वैसे तो अगर एक्सटेंशन देखे तो वहां पे तुम देख रहे हो तो हिंदू कुश माउंटेन से लेके कहाँ तक है, अराकाउंट माउंटेन तक। पर जितना पार्ट इंडिया में पड़ता है हम उसको देखते हैं, तो हमारा कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, त्रिपुरा मिजोरम तक, वहां तक पूरा इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर हिमालयास, पंजाब हिमालयास, फिर इसमें सिक्किम हिमालयास। नेपाल वाला एरिया हम पढ़ते नहीं है, जितने हमारे एरिया में आता है उतना, ठीक है। तो धौलाधार रेंज ये कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कारेरी लेक। और ये इतनी ऊंचाई पे बहुत फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की लेक है, पर काफी ऊंचाई पर है ना। तो इस ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये सबसे ज्यादा ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है। ट्रैकिंग होती है ना, क्या क्या होती है ट्रैकिंग? हाँ, उसके लिए जानी जाती है, मतलब हाँ, मतलब पर्वतों पे जो चढ़ाई होती है उसे ट्रैकिंग कह देते हैं, फैंसी सा नाम दे दिया बस। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करेंगे। ये है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अभी हाल ही में
इन्होंने पाकिस्तान ने और चाइना ने मतलब एक वो साइन किया है एग्रीमेंट चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। अब इसका नाम क्यों है चश्मा, आई डोंट नो क्यों रखा है, क्योंकि पाकिस्तानी नाम है तो शायद उस वजह से। देखो चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक 1200 नहीं मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए। चश्मा वी एट चश्मा इन मियान वाले डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में मियान वाली, ठीक है, वहां पर है। और ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पंजाब है उस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो चाइना ने ये अग्रीमेंट उसके साथ साइन किया है और ये लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा वहां पर, ठीक है। अब हमारे लिए कंसर्न ये है क्योंकि चाइना की कोई भी एक्टिविटी हमारे आसपास इस तरह की होगी तो हम इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली कंसर्न की बातें बनी रहेंगी। बस तुम्हें नाम याद रखना है क्योंकि तो देखो, अगर चाइना की कोई भी टेक्निक ऐसे आ रही है जैसे कि ये पाकिस्तान में भी इनका बन रहा है, श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ था तो इन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और इन्वेस्ट इन्होंने इन्होंने भी हेल्प भेजी थी चाइना ने, और इन्वेस्ट भी किया था, पैसे लोन भी दिया था मतलब श्रीलंका को। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या किया था, जो हब्बन टोटा पोर्ट है वहां पर, हम हब्बन टोटा, उस पोर्ट को ये कहा कि ये हमारे कमर्शियल यूज के लिए हमें दे दो। श्रीलंका ने इनको कमर्शियल यूज के लिए दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये अगर वहां पे पोर्ट इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने, तो वहां पे इट मीन्स कि इनकी नेवी भी वहां पे रहेगी। अब इनकी नेवी रहेगी तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। तो सेम एज ये जो पावर प्लांट यहाँ पे बन रहा है, अगर ये बना तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बढ़त वहां पे रहेगी, और बनने की वजह से हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए क्योंकि बेटा पंजाब में है, ज्यादा दूर नहीं है, हमारे जस्ट बॉर्डर के उस पार, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कौन सा है, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब इन लोगों के पास है। तो कंसर्न इसलिए है, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न बना रहता है, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है, तुम लोग याद रखना। अब ब्लू ओशन इवेंट, इसके बारे में थोड़ा सही से जानो, क्या है ब्लू ओशन इवेंट। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू, ब्लू मीन्स क्या, वाटर। तो आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक ओशन देखो कहाँ पर है, यहाँ तो चलो मिटा देती हूँ, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया है। यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, नॉर्थ पोल में, जो ये वाला पार्ट है ना, नॉर्थ पोल में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ पोल में, और यहाँ पर जो ओशन है उसका नाम है आर्कटिक ओशन। और अंटार्कटिका की तरह ही ये परमानेंटली फ्रोजन है, ठीक है। ये परमानेंटली फ्रोज रहता है, इस पे बर्फ परमानेंटली जमी रहती है। क्या हुआ, ठीक है। अब समर सीजन में क्या होता है, क्योंकि सब जगह की बर्फ पिघलती है तो यहाँ की भी बर्फ पिघल रही है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक समर में बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा ये। मतलब इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी कि ये बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा। अब क्या इससे क्या कंसर्न होगा, अगर सारी वहां की आइस पिघल गई तो क्या होगा। तो बेटा ये सी है, सी कौन सा है, ये अटलांटिक ओशन है। और ये सारे सीज हमने सिर्फ डिवाइड कर रखे हैं, बट ये लिंक है एक दूसरे से, वैसे हमने टेरिटोरियली डिवाइड कर रखे हैं लेकिन ये एक दूसरे से लिंक है। अब क्या होगा, तो सी लेवल राइज हो जाएगा। अगर सी लेवल राइज हुआ, और जो कि हो रहा है, तो जैसे तुमने अभी सुना है धीरे धीरे कुछ आइलैंड क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। जैसे कि अभी कोकोज आइलैंड है, या टोंगा ट्रेंच के आसपास कुछ आइलैंड है छोटे छोटे,
या इंडोनेशिया के जकार्ता का कुछ पार्शियली वो डूब रहा था, तो छोटे छोटे जो आइलैंड है वो सब डूब जाएंगे। जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं आइलैंड या कॉन्टिनेंट वो बचेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे आइलैंड जब डूबेंगे तो हमारे लिए भी कंसर्न है। ठीक है, क्यों? अगर सुनामी आएगी तो वो अब की बार जब भी आएगी तो हो सकता है बहुत ज्यादा हॉरिबल हो, है ना, और भी ज्यादा हॉरिबल हो। जो रेन है या मॉनसून है, ये सारी चीजें कैसी हो जाएगी? अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कब आ जाए मॉनसून। जैसे कि असमय बारिश हो रही है किसी पार्ट में, असमय, अभी तो खैर बारिश का मौसम है, लेकिन तुमने मई में अगर देखा हो तो जरूरत से ज्यादा बारिश हुई थी मई में। ठीक है, और जो ये अप्रैल वाला टाइम था, हालांकि वहां पे थंडर स्टॉर्म उस समय आते हैं, अप्रैल में मई में थंडर स्टॉर्म आना वो है, जरूरी है, वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता ही है। बट जिस फ्रिक्वेंसी के साथ आया था वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि अगर सी लेवल राइज हो गया तो यहाँ पर भी बेटा बहुत छोटे छोटे से आइलैंड है। ठीक है, जापान है, और जो जो छोटे छोटे है, जैसे कि इसके चाइना के पास है, ताइवान है, हांगकांग है, छोटी छोटे जो है, मॉलदीव्स है, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? सब गायब। हाँ, और यहाँ पे भी कुछ कुछ आइलैंड है, इसके यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है, पोर्टो रिको, क्यूबा, जमैका, छोटे छोटे आइलैंड है। तो ये कंसर्न है कि ये कंट्री तो बचेंगे ही नहीं फिर। तो ये स्टडी में पाया गया है कि 2030 तक इतना सी लेवल राइज हो जाएगा कि बिल्कुल आर्कटिक आइस फ्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताऊं कि जो आर्कटिक रीजन है, क्योंकि वहां पर रशिया है ये, ठीक है, ज्यादा पार्ट रशिया का है, तो रशिया, वैसे रशिया जो है वो चाहता है कि ये आइस फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रशिया के इस पार्ट में जो परमानेंटली फ्रोजन है ये वाला, इसमें कोल मिनरल बहुत अधिक मात्रा में है, और क्योंकि वो परमानेंटली फ्रोजन है वो निकाल नहीं पा रहे उनको, तो वो खुद चाह रहे हैं कि ये खुद पिघल जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कहा नहीं गया, उन्होंने खुद, मतलब इस उनकी टेक्निक है कि वो चाहते हैं कि आइस फ्री हो, क्योंकि इसमें मिनरल्स है, एक्सप्लोरेशन, तभी तो रशिया जीत रहा है सब चीजों में, क्योंकि रशिया के पास क्या है? रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहां पे कोल है, नेचुरल गैसेस हैं, ऑयल है, उनको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये तभी तो वॉर में ही अकेला खड़ा है, अगर और कंट्रीज का साथ भी नहीं दे रही तो ये अकेला खड़ा है वॉर में, क्योंकि इसे पता है ये इसकी पोजीशन इतनी मजबूत है, ज्योग्राफिकली ये लोग जीत रहे हैं, ज्योग्राफिकली इसकी पोजीशन काफी अच्छी है, तो ये खुद चाहते हैं कि आर्कटिक पिघल जाए। लेकिन इनका तो फायदा होगा आर्कटिक पिघलने से, लेकिन जो छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, इवन जो हमारी कोस्ट पे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, हमारे लिए तो कंसर्न बन जाएगा भाई, है ना, और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए भी, मरीन एनिमल्स के लिए भी कंसर्न बन जाएगा। क्योंकि तुमने देखा हो कोरल्स की, मैंने तुम्हें बात बताई थी, जो कोरल्स होते हैं, कभी डिस्कवरी में तो देखा ही होगा तुमने, बहुत क्यूट क्यूट से ग्रीन ग्रीन कलर के और रेड कलर के प्लांट होते हैं, उसमें छोटी छोटी फिशेस घूमती रहती हैं, तुमने देखा हो बॉटम पे वो लगे रहते हैं प्लांट्स, कोरल्स। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, वो शैलो वाटर में होते हैं, शैलो मीन्स के ज्यादा डीप वाटर में वो नहीं रह पाते, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस को नहीं कर पाते, तो उनके लिए कंसर्न ये है कि अगर सी लेवल बढ़ गया तो कोरल तो डाई हो जाएंगे, क्यों? इतने नीचे तक क्या होगा, सनलाइट जा नहीं पाएगी, तो ये कुछ कुछ कंसर्न है। ठीक है, एक तो सुनामी का रहेगा, और जितने भी फिर उसमें सुनामी डिजास्टर जितने भी आएंगे, कोस्टल एरिया पे साइक्लोन बढ़ जाएंगे, तो एक तरह से ह्यूमैनिटी के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है सी लेवल राइज होना। तो ये ब्लू ओशन इवेंट याद रखना, आर्कटिक ओशन जो है वो समर सीजन में पिघल जाता है। अब हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाया है? स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये डिसीजन लिया है, कौन सी मिनिस्ट्री? कोयला मिनिस्ट्री। ठीक है, कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये डिसीजन लिया है कि हमारे यहाँ पर भी स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा कोल और लिग्नाइट माइंस के लिए। ठीक है, कोल और लिग्नाइट माइंस के लिए। अब इसका जो एक तरह से एम है वो क्या है? कम्पिटेटिवनेस प्रमोट करना, कि जो माइंस है उनके प्रोडक्शन में भी एक तरह का कंपटीशन आए और वो भी प्रोडक्शन अपना अच्छे से बढ़ाए। ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट ये अपनाया है प्रोसेस।
अब नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, ये बेटा जो अच्छे रनाउंड बुक लिखते हैं या फिर जिन्होंने लिटरेचर में काफी अच्छी चीजें की हैं उनको दिया जाता है। अब ये किस को दिया जाता है, तो बेटा हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, ये याद रखना, शेड्यूल में अभी रह गया तुम लोगों के, मैं इनको पढ़ाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में 8th जो शेड्यूल है हमारा, उसमें कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। तो ये याद रखना कि हमारी कितनी वो है लैंग्वेज, अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है, 22, ठीक है। और इसके साथ साथ ये राजस्थानी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी दिया जाता है। जो भी इन लैंग्वेज में बुक्स लिखते हैं, कोई भी अच्छा उन्होंने लिटरेचर में काम किया है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि साहित्य अकादमी किसके लिए दिया जाता है, और ये हर साल दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में जो अच्छा अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अभी तुमने अरुंधति रॉय को नाम सुना हो, अरुंधति रॉय जो है वो इंडियन राइटर है, ठीक है। तो उनको फॉरेन में भी अवार्ड मिलते हैं और उनको इंडिया में भी मिले हुए हैं, काफी तुम रिनाउंड राइटर है, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट में है, काफी है यार ऐसे नाम, जैसे कि चेतन भगत है, या ये अरुंधति रॉय हो गई, और भी दो तीन क्या काफी है, ठीक है। और अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, जो जो इन 22 लैंग्वेजेस में जितने भी आते हैं वो इन सबको दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये चीजें बस याद रखना तुम लोग, कि एक बार रिकैप देख लो कि स्वदेशी वैक्सीन कौन सी बनी है, जेएम कोवेक ओम, ओम स्टैंड फॉर ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लिए एक वैक्सीन बनी है, ठीक है। तलवारबाजी में हाल ही में जो पदक जीता है वो जीता है भवानी देवी ने, ब्रॉन्ज मेडल। फिर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, ये हुई है वुशी चाइना में। और हाल ही में BWF 1000 टाइटल किसने जीता है, ये सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी ने जीता है, ठीक है। और BWF सुपर 100 टाइटल 1000 टाइटल हुआ कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। फिर इधर कारेरी लेक कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा धर्मशाला में। नेक्स्ट चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी न्यूज में है, ये किन देशों के बीच हुआ है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। और ब्लू ओशन इवेंट किससे संबंधित है, आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलना समर सीजन में। और 2030 के तहत क्या रिपोर्ट आई है कि 2030 तक बिल्कुल ये आइस फ्री हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है, ये कोयला मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेखन के क्षेत्र में, जो अच्छा लिटरेरी वर्क करते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है।